हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री को पहले चैप्टर से 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम इस चैप्टर के पहले लेक्चर में कवर करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट कन्वर्जन्स। ये यूनिट कन्वर्जन्स जो हैं वो इस चैप्टर में तो यूज़ होंगे ही, बाकी मैं बात करूँ तो पूरी फिज़िकल केमिस्ट्री में भी इनका यूज़ आएगा। कुछ कुछ जगहों पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इन यूनिट कन्वर्जन्स का यूज़ होगा। तो आप एंड तक बने रहिए। एंड में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा और आपको होमवर्क भी दूंगा, जिसको आपको घर पे करना है और इनके जो आंसर हैं वो कमेंट सेक्शन में डालना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले तो हम थ्योरी कवर करेंगे, देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम बात करते हैं कि 7 एसआई यूनिट्स होती हैं। ये एसआई यूनिट जो होती हैं वो फंडामेंटल होती हैं, मतलब कि इनके फॉर्मेशन में हमें किसी दूसरी यूनिट का यूज़ नहीं करना होता। इनसे जो यूनिट्स बनती हैं उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। ओके, जैसे कि लेंथ जो है, सॉरी एक सेकंड, हाइलाइटर का लेंथ जो है लेंथ इस लेंथ की यूनिट होती है मीटर, ऐसा यूनिट। और मीटर को हम का जो सिंबल होता है वो स्मॉल m होता है। मास की यूनिट जो होती है वो होती है किलोग्राम, और साइज छोटी करनी पड़ेगी हाइलाइटर की, एक सेकंड। ओके, फिर हम बात करते हैं मास की। ओके, मास की बात करते हैं तो मास की जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट वो किलोग्राम होती है, और सिंबल जो होता है वो हम केजी रिप्रेजेंट करते हैं, केजी होता है। ओके, फिर हम बात करें टाइम की, तो टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड, और इसे स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करता है। सिंबल जो होता है उसे इसका जो स्मॉल एस होता है। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, और इसे स्मॉल के से इसका सिंबल होता है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। ओके, और इसका जो सिंबल होता है वो ए होता है, ठीक है, कैपिटल ए। एक होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिजिकल क्वांटिटी। इस ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो कैंडेला होता है, और इसे सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल क्या होता है, सीडी। एक और फिजिकल क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसकी जो यूनिट होती है वो MOLE होता है, और जो सिंबल होता है वो MOL होता है। ओके, फिर हम बात करेंगे लेंथ की। ओके, लेंथ की बात करने से पहले हम ये प्रीफिक्स स्मॉल यूनिट और प्रीफिक्स लार्ज यूनिट इनको देख लेते हैं। अब देखिए, हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं डेसी, ठीक है। डेसी प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो उसका जो सिंबल होगा वो स्मॉल डी होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो 10⁻⁻1 होगी। अगर हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं सेंटी, तो इसका जो सिंबल होगा वो स्मॉल सी होगा, और इसको हम की जो वैल्यू होगी वो 10⁻⁻2 होगी। ओके, फिर हम बात करें मिली,
मिली को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 10⁻³ होती है। ओके। माइक्रो का सिंबल म्यू होता है और इसे 10⁻⁻6 की वैल्यू होती है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नैनो को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 10⁻⁹ होती है। फिर हम बात करते हैं एंगस्ट्रॉम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ए के ऊपर सर्कल बना दो। ठीक है। ए के ऊपर जैसे डिग्री बनाते हैं, सी के ऊपर डिग्री सेल्सियस, वैसे ए के ऊपर वो सर्कल सा बना दो, वो इसका सिंबल हो जाता है। और 10⁻⁻10 इसकी वैल्यू होती है। ओके। पिको जो होता है उसे स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻12 होती है। ओके। फेमटो को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 10⁻15 होती है। ओके। फिर आता है एटो को स्मॉल a इसका सिंबल हो गया। ठीक है। और इसका सबटाइटल जो होता है वो 10⁻18 होता है। ओके। फिर हम बात करेंगे प्रीफिक्सेस लार्ज यूनिट। ओके। इसमें हम पहला देखते हैं डेका। ठीक है। डेका को DA से रिप्रेजेंट करते हैं या ठीक है, डेका को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल जो होता है डेका का DA होता है और इसका मल्टीपल या फिर इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻1 होती है। ओके। हेक्टो को स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल होता है और इसकी वैल्यू 10⁻2 होती है। ओके। फिर किलो, इसका जो सिंबल होगा K होगा। ओके। और इसकी जो वैल्यू होगी 10⁻3 होगी। ओके। फिर हम बात करते हैं मेगा, तो मेगा का जो सिंबल होगा वो कैपिटल M होगा और इसकी जो वैल्यू होगी 10⁻6 होगी। गीगा का सिंबल कैपिटल G होगा, उसकी वैल्यू 10⁻9 होगी। फिर हम बात करें टेरा का सिंबल होगा कैपिटल T और इसकी जो वैल्यू होगी 10⁻12 होगी। ओके। फिर हम बात करते हैं पेटा का सिंबल होगा P और इसकी जो वैल्यू होगी 10⁻15। ठीक है। अब हम समझेंगे कि ये जो लेंथ दे रखी है हमें, ओके, ये जो लेंथ दे रखी है, इस लेंथ में हम कन्वर्ट कैसे करें इन लेंथ को। ओके। लेंथ को हम इन प्रीफिक्सेस का यूज़ करके हम लेंथ को कैसे कन्वर्ट करें। ओके। तो ये देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओके। तो हम देखिए, अब आप सपोज आपके सामने लिखा रखा है 1 एंगस्ट्रॉम मीटर। तो हमने देखा था कि एंगस्ट्रॉम यानी क्या होता था, ये जो एंगस्ट्रॉम है इसका मतलब क्या होता था, 10⁻⁻10 होता था। ठीक है। तो हम लिखेंगे 10⁻⁻10 और मीटर की जगह मीटर लिख देंगे। अब मुझसे कोई बोलेगा भाई कि इस 1 एंगस्ट्रॉम मीटर जो है इसको तू सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे क्वेश्चन वैसे तो मैं आगे करवाऊँगा, तो इस पार्ट को मैं आगे 2-3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके। तो
फिर हमसे पूछा 1 माइक्रोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, तो मैंने कहा माइक्रो की जगह हम क्या रखेंगे, माइक्रो की जगह हम क्या लिखते थे, ये रहा माइक्रो, माइक्रो की जगह हम 10⁻⁻6 रखते थे। ओके, तो 10⁻⁻6 मीटर, तो ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 यूनिट टू अदर। ठीक है, हमें क्या करना है, 5 नैनोमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के अंदर। ओके, 5 नैनोमीटर को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जब भी हम पहले मैथ्स के क्वेश्चन करते थे, तो अगर हमें कोई वैल्यू पता नहीं होती थी तो हम उसको क्या मान लेते थे, एक्स मान लेते थे। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला कि 5 नैनोमीटर बराबर मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर होता है। ओके, x सेंटीमीटर होता है 5 नैनोमीटर बराबर। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को निकाल लेंगे, फिर इस x की वैल्यू को निकाल कर हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई 5 नैनोमीटर बराबर इतना सेंटीमीटर होता है। तो निकालते हैं x की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, देखिए 5 नैनो की जगह क्या रखते थे, 10⁻⁻9। ओके, मीटर की जगह मीटर रख दिया बराबर x। सेंटी की वैल्यू क्या होती थी, 10⁻⁻2, और मीटर की जगह मीटर रख दिया। मीटर से कैंसिल आउट किया मीटर को। ओके, फिर हम क्या करेंगे, देखिए अब x बराबर, अब ये जो 10⁻2 है, इस 10⁻2 को हम यहाँ पर नीचे ले आएंगे, तो लिखेंगे 5 × 10⁻⁻9 बटे में रखेंगे 10⁻⁻2। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, क्या था, ओके। तो x बराबर 5 × 10⁻⁻9। अब जो नीचे की तरफ 10⁻⁻2 था, जब हम उसको ऊपर की तरफ लाएंगे तो वो 10⁻+2 हो जाएगा। ओके, अब -2 और +2 तो कितने बचे, -7 बचे। ओके, तो 5 × 10⁻⁻7। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 × 10⁻⁻7। तो अगर मैं इस x की वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ तो पता चल जाएगा कि 5 × 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है, कि 5 नैनोमीटर का मान कितना हो गया, 5 × 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ओके, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कि 8 सेंटीमीटर के अंदर कितने पिकोमीटर होता है, तो वही मेथड यूज़ करेंगे जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने। ओके, क्या मेथड है कि भाई मैंने माना कि 8 सेंटीमीटर बराबर x पिकोमीटर होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को निकाल लेंगे और x की वैल्यू को निकाल कर हम इसे यहाँ पुट कर देंगे। ओके, तो निकालते हैं, तो 8, अब ये जो सेंटी है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻2। मीटर, ये मीटर है, इस मीटर की जगह मीटर रख दिया बराबर x। पिको क्या होता था, 10⁻⁻12, और मीटर की जगह मीटर रख दिया। ओके, मीटर से गया मीटर, मीटर से गया मीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो 10⁻⁻12 है इसको यहाँ पर नीचे ले जाएंगे, तो x बराबर 8 × 10⁻⁻2 अपॉन में 10⁻12। तो
अब ये -12 ऊपर की तरफ आएगा तो +12 बन जाएगा, ठीक है। तो 8 इंटू 10⁻², ओके, इंटू 10⁻12। अब ये क्या आ गया, 12 में से -2 गए तो कितने बचे, 10 बचे। 8 इंटू 10⁻10। तो अब यहाँ पर क्या आंसर आया, आंसर आया 8 इंटू 10⁻10 पिकोमीटर, ओके। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ओके। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही। इसको सॉल्व करते हैं, ओके। हमने बोला कि 5 नैनोमीटर बराबर x डेका मीटर। डेका को डीए से रिप्रेजेंट करते थे ना, वापस देख लीजिए। डेका जो था इसे डीए से रिप्रेजेंट करते थे, इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 10⁻1, ठीक है। चलो उसी पेज पर चलते हैं वापस। ओके, डेका मीटर, ओके। x की वैल्यू अब निकाल लेंगे, फिर x की वैल्यू को निकाल कर यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई 5 नैनोमीटर बराबर इतना डेका मीटर होता है, ओके। तो करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो 5 नैनो की जगह क्या रखेंगे, 10⁻⁻9। मीटर की जगह, नैनो की जगह 10⁻⁹ रख दिया, मीटर की जगह मीटर रख देंगे, बराबर। फिर x रख दिया। अब डेका की जगह क्या रखें, 10⁻1। 10⁻1 लिखो सिर्फ, या फिर 10 ही लिख दो, इंटू मीटर, मीटर से गया मीटर। अब इस 10 को यहाँ पर नीचे ले जाएंगे, ओके। तो लिखेंगे कि x बराबर 5 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में 10। अब जब ये 10 ऊपर की तरफ आएगा टेन ऊपर की तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10, ओके। 10⁻⁻10 हो गया। इस क्वेश्चन को वापस चेक करते हैं अपन, ठीक है। ये हो जाएगा, ओके। अब क्या रख देंगे हम यहाँ पर कि x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब ये 10 जो है ऊपर की तरफ, नीचे 10⁻1 है, ऊपर जाएगा 10⁻−1 हो जाएगा। अब 10⁻−9, इसको मैं वापस सॉल्व करता हूँ, एक सेकेंड, आपको समझ में नहीं आया होगा ये, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकेंड। अब देखिए 5 इंटू 10⁻⁻9 इंटू ये जो 10⁻1 नीचे है ये प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब -9 और -1 -10 हो जाते हैं, तो बराबर 5 इंटू 10⁻−10 आ जाता है, ओके। तो यहाँ पर इसकी x की वैल्यू हमें पता चल गई, 5 इंटू 10⁻−10। तो रख देते हैं 5 इंटू 10⁻−10 डेका मीटर, ठीक है। ये आंसर आ गया, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट, अब वॉल्यूम कन्वर्जन सीखते हैं, ओके। वॉल्यूम कन्वर्जन सीखते हैं। देखिए आपने पढ़ रखा होगा कि 1 लीटर के अंदर भाई कितने ml होता है, 1000 ml होते हैं 1 लीटर के अंदर। तो 1 लीटर जो है उसके अंदर 10⁻³ ml हो गए,
10³ ml का मतलब क्या है कि 1000 ml हो गए। ओके, ये बात याद रखना कि 1 ml को हम 1 cc भी बोलते हैं, 1 ml को 1 cc भी बोलते हैं। तो जितने 1 लीटर के अंदर ml होंगे उतने ही 1 लीटर के अंदर cc होंगे, यानी कि 10³ cc हो जाएंगे। एक और बात याद रखिएगा, क्या कि 1 लीटर को ही हम डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, लीटर को ही हम डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। तो 1 लीटर के अंदर 1 डेसीमीटर क्यूब होगा। ओके, समझ गए। फिर बात करते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितने लीटर होंगे। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 10³ लीटर होंगे। तो 1 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होंगे, 1 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होंगे। जब हम 10³ को नीचे की तरफ लेकर जाते हैं तो आता है 1 मीटर क्यूब बटे 10⁻3। फिर 10⁻3 ऊपर की तरफ आएगा तो 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, एक ये नीचे नोट लिख रखा है, ये वाला पार्ट कि सेंटीमीटर क्यूब बराबर, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है कि सेंटीमीटर जो है उसका होल क्यूब, यानी कि सेंटी के ऊपर भी क्यूब है और मीटर के ऊपर भी क्यूब है। ठीक है, इन चीज़ों को हम और एक्सप्लेन करते हैं आगे। ठीक है, एक क्वेश्चन की मदद से हम इनको सॉल्व करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। ओके, पेन चेंज करते हैं, हाइलाइटर। ओके, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ओके, पहला क्वेश्चन कि 25 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने डेसीमीटर क्यूब होता है। ओके, तो देखते हैं भाई। तो मैंने जो पहले एक्सप्लेन किया था कि सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, सेंटीमीटर होल क्यूब, यानी कि सेंटी के ऊपर भी क्यूब और मीटर के ऊपर भी क्यूब। वहीं डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होगा कि जो डेसीमीटर है इसका होल क्यूब, यानी कि डेसी का भी क्यूब और मीटर का भी क्यूब। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब लिख रखा है, मीटर के ऊपर ही 3 लिख रखा है तो यानी मीटर का ही क्यूब होगा, ऐसा नहीं होता। पूरे का होल क्यूब होता है, सेंटीमीटर का होल क्यूब। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे जो पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसको, जिस मेथड से सॉल्व किया था उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको क्या है, इरेज कर देते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। ओके, तो 25 सेंटीमीटर क्यूब बराबर x डेसीमीटर क्यूब। ओके, अब मैंने बोला था कि भाई सेंटी के ऊपर भी क्यूब होगा और मीटर के ऊपर भी क्यूब होगा, तो मैं लिखूँगा 25 इंटू सेंटी क्या होता है 10⁻², यानी कि 10⁻² का क्यूब इंटू मीटर क्यूब बराबर x। अब जो डेसी है इसका भी क्यूब होगा, तो क्या क्यूब होगा इसका, डेसी की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻1 का क्यूब इंटू मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से गया मीटर क्यूब। ओके, अब देखिए 25 इंटू, अब जो -2 है, ये जो -2 है, ये जो -2 है और ये 3 है, ये क्या है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं अगर ऐसी मैनर में लिखी हूँ तो। ओके,
तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10⁻⁻6 आता है। ओके, x अब -1 और 3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएंगे 10⁻3। अब 10⁻3 को हम नीचे की तरफ लेकर जाएंगे तो x बराबर 25 इंटू 10⁻6 बटे 10⁻3। अब इस क्वेश्चन को हम आगे के पेज में सॉल्व करते हैं। ओके, क्या था 25, ठीक है। तो x बराबर 25 इंटू 10⁻6 ओके इंटू वो जो नीचे 10⁻3 था उसको जब हम ऊपर की तरफ लाते हैं तो वो 10⁻3 हो जाता है। 25 इंटू 10⁻, अब -6 में से +3 जाते हैं तो -3 बचेगा। ओके, तो आंसर आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई 25 इंटू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब होते हैं। किसके अंदर? 25 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, क्योंकि हमें x की वैल्यू पता लग गई, उस x की वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया और वो x की वैल्यू क्या थी 25 इंटू 10⁻³ और डेसीमीटर क्यूब का डेसीमीटर क्यूब हमने रख दिया। ओके, तो पता लग गया ना 25 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 25 इंटू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। ओके, अब वॉल्यूम कन्वर्जेंस हो चुके हैं और कुछ बचा इसमें। ये जो स्लाइड थी ये तो डन हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले। अब ये कुछ एक सेकेंड, ये क्वेश्चन भी बचा है, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है, इनको आप घर जाके सॉल्व कीजिएगा। ये जो 3 क्वेश्चन है और इनका जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 500 ml को कन्वर्ट करना है हमें लीटर के अंदर। तो आपको पता है कि भाई सॉल्यूशन करते हैं कि अगर 1 लीटर के अंदर कितने ml होते हैं 500 ml, ठीक है। तो आधा लीटर के अंदर कितने होंगे, 1 लीटर के अंदर कितने ml होते हैं 1000 ml, तो आधा लीटर के अंदर कितने ml होंगे 500 ml। तो पहले का आंसर तो आ गया हाफ लीटर, ठीक है। फिर दूसरे का आंसर, लीटर को ही हम डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं, हमने देख लिया था पहले ही, यहाँ पर देखा था ना भाई, कहाँ पे है कि 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब। तो हाफ लीटर बराबर, तो हाफ लीटर बराबर लीटर की जगह क्या रख देंगे डेसीमीटर क्यूब। ओके, अब 500 ml में सेंटीमीटर क्यूब कितने होता है मैंने आपको बता रखा है सेंटीमीटर क्यूब। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तीसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि सेंटीमीटर क्यूब बराबर ml भी कह सकते हैं, बराबर से cc भी बोल सकते हैं। ओके, तो 500 ml बराबर 500 ml बराबर 500 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और 500 cc हो जाएगा। तो तीसरे का जो आंसर आता है वो कितना आता है 500, क्या पूछ रखा है सेंटीमीटर क्यूब। तो चौथे का आंसर कितना आएगा 500 cc। अब पांचवा सॉल्व करना है। पांचवा क्या बोल रखा है कि 500 ml के अंदर कितने मीटर क्यूब होंगे, ठीक है। तो वही मेथड यूज़ करते हैं। मैंने बोला कि भाई 500 ml बराबर
x मीटर क्यूब होंगे। ठीक है, समझ गए। अब देखिए कि इसको नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए, यहाँ पे कुछ पोर्शन यहाँ सॉल्व करते हैं। 500 m की जगह क्या यूज़ करेंगे, 10⁻³ अब आपको पता है कि जो 1 लीटर होता है, वापस स्लाइड रिवाइज करता हूँ, ये रही कि 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ये देख लीजिए 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके। तो मिली की जगह तो हमने क्या रख दिया, 10⁻³ लीटर की जगह क्या रखेंगे, 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर होता है ना कि 10⁻³ मीटर क्यूब बराबर x मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से गया मीटर क्यूब। ठीक है, तो x की का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 500 इंटू 10⁻⁻6। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर, x बराबर 5 इंटू जो 2 जीरो लगी है 5 के आगे 500 में, उसे 10⁻² लिखेंगे इंटू 10⁻⁻6 पहले ही था। -6 में से +2 गए तो -4 बचे, तो 5 इंटू 10⁻⁻4 आ गया। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। ओके, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो है हम और अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए हमने देखा था कुछ एसआई यूनिट्स, टेम्परेचर को हम की जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है, और जो इसका सिंबल होता है वो स्मॉल के होता है। ओके, बट जब हम केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री को देखते हैं तो कई जगह पर हमें डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिलता है टेम्परेचर की यूनिट के तौर पर, और डिग्री फ़ारेनहाइट भी देखने को मिलता है। तो जब ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और जो आंसर है हमसे पूछा है कि भाई केल्विन में बताओ, तो हम कैसे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें, कैसे हम फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करें, तो उनके लिए कुछ फॉर्मूलेज़ हैं। उन फॉर्मूलों को यूज़ करके हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर पाएंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कर पाएंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर पाएंगे। फिर उस डिग्री सेल्सियस से हम केल्विन के अंदर कन्वर्जन देख पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपने देखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है, आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो वैल्यू होता है केल्विन के अंदर 373.15 केल्विन होता है। ओके, और फ़ारेनहाइट के अंदर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री सेल्सियस के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम बात करें केल्विन के अंदर तो 273.15 केल्विन। अगर हम बात करें डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अब देखिए पहले कन्वर्जेंस देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे ओके, मैंने हाइलाइटर यूज़ नहीं किया, सॉरी उसके लिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर सेल्सियस स्केल पर देखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। अगर हम उसे केल्विन स्केल पर देखेंगे
तो 373.15 केल्विन देखने को मिलेगा। वही फ़ारेनहाइट स्केल पर देखेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलेगा। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें तो अगर हम डिग्री सेल्सियस स्केल पर यूज़ करेंगे तो देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन स्केल पर देखेंगे तो 273.15, अगर फ़ारेनहाइट स्केल पर देखेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आखिर इनकी वैल्यूज़ अलग अलग कैसे आ रही है, कैसे हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें, तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, तो देखिए केल्विन, देखिए एक सेकेंड, केल्विन जो है उसको अगर हमें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पता है और केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है तो 273.15। जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो इस 15 को हम हटा देते हैं फॉर ईजियर ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, तो 15 को हटा दीजिए, 273 तक ही छोड़ देते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं कि 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर जो केल्विन की वैल्यू होती है, 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर जो केल्विन की वैल्यू होती है वो 273.15 होती है। ओके, ठीक है, तो अगर मान लीजिए मुझे कुछ वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। अगर डिग्री सेल्सियस की कुछ वैल्यू दी ही गई है तो उसको यहाँ पर रख देंगे। पहले हम ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो जब हम बात करते हैं किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमने 100 रख लिया प्लस 273, तो ये आ गया 373 केल्विन। ठीक है, जो हमने देखा था ये रहा 373 केल्विन। ठीक है, 0.15 मैंने बोल दिया था आपको पहले ही। ठीक है, अगर हम इसे डिग्री फ़ारेनहाइट में देखें, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर देखें तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, अब 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना है, 100 प्लस 32। ओके, इसको कट करेंगे इससे तो 20 आ जाएगा। 20 9 कितने होता है, 180 प्लस 32 कितने हो जाएंगे, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आ गया ना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट को देख लेते हैं। ठीक है, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 रख देंगे प्लस 273, तो केल्विन में कितना आ जाएगा, 273 केल्विन। ठीक है, वही अगर हम फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करें तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, तो 9/5 इंटू 0 प्लस 32 कितना आ जाता है, ये तो 0 हो जाएगा, 32 ही रह जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए 273 और ये तो केल्विन में आ गया और डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। देख लीजिए 273 डिग्री, 273.15 केल्विन और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 केल्विन को हम एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं। ओके, ये जो है, ये दोनों चीज़ें, इन दोनों चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ओके, मैंने देखा कि
केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो अगर मैं डिग्री सेल्सियस, केल्विन दिया गया है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में से 273 घटा दो। इसको मैं यहाँ पर लाया तो माइनस में हो गया। वहीं अगर मैं बात करूँ कि डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो क्या आएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ठीक है, अब डिग्री सेल्सियस बराबर ये 9/5 उस तरफ जाएगा तो 5/9 हो जाएगा, तो 5/9 ब्रैकेट डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो ये जो कन्वर्जन्स हैं, ये जो यहाँ पर दे रखे हैं, ये दोनों, इनको मैंने समझा दिया। ओके, अब इनसे रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वो सॉल्व कर लेते हैं ना। सिंपल से क्वेश्चन। ठीक है, ये देख लीजिए, 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर कितने केल्विन होंगे? तो मैंने बोला था केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस कितना है? 25 प्लस 273, यहाँ पर 27 प्लस 273, यहाँ पर 127, ये 127 प्लस 273, ये कितना आ जाएगा? 298 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 300 केल्विन, ये भी केल्विन में है ना। ये कितना आ जाएगा? 400 केल्विन। ठीक है, तो ये जो है तीनों, ये जनरली ऐसे टेम्परेचर जो हैं आपको पूरी फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर भी टेम्परेचर का क्वेश्चन होता है, वहाँ पर जनरली यही टेम्परेचर गिवन होता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ बढ़ते हैं, प्रेशर वाले कन्वर्जन की तरफ। ओके, अगेन हाइलाइटर यूज़ करते हैं। ओके, एक एटीएम जो है बराबर होता है 1.013 बार, जो कि लगभग एक बार के बराबर होता है। तो एक एटीएम बराबर एक बार भी रख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, एक एटीएम है, बट ये जो है, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि 1 एटीएम के बराबर एक बार को रख देता है। अगर कोई क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शंस गिवन है वो बहुत पास हैं, है ना, तो उस टाइम पर हमें एक्यूरेट वैल्यू ही रखनी पड़ेगी। वहाँ पर हम 1.013 बार ही रखेंगे। ओके, अगर दूर हैं ऑप्शंस की जो वैल्यूज़ हैं वो दूर हैं, तो हम 1 एटीएम को लगभग 1 बार के बराबर मान सकते हैं। ओके, फिर एक एटीएम बराबर 760 mm ऑफ Hg, है ना। हमें पता है कि भाई 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे? 10⁻⁻1। तो इस कन्वर्जन को मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ आपको। ओके, क्या था? 1 एटीएम बराबर 760 mm Hg। ठीक है, बराबर 76 सेंटीमीटर Hg। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। ओके, तो 1 मिलीमीटर बराबर
1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो इस जगह पर अगर हम 1/10 रखते हैं, 1/10 सेंटीमीटर रखते हैं तो ये चीज़ आ जाएगी। देखिए 760 इंटू इस की जगह हम 1/10 सेंटीमीटर एच जी पहले से ही था, बराबर कितना होता है, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गई तो 76 सेंटीमीटर एच जी आंसर आ गया। ओके, अब देखिए एक ATM बराबर 760 टॉर भी होता है। 1 ATM बराबर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होते हैं, जिसको लगभग हम 10⁵ पास्कल भी बोल देते हैं फॉर ईजियर ऑफ कैलकुलेशन। ध्यान रखना, एक पास्कल की जगह हम रख सकते हैं, पास्कल जो होती है वो SI यूनिट होती है, ठीक है, किसकी, प्रेशर की। इसको हम जो है पास्कल की जगह हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी रख सकते हैं। ये कैसे किया ये भी समझ लीजिए। ओके, कि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर लेंथ भी मीटर में और ब्रेड्थ भी मीटर में तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी को मैं बोल देता हूँ पास्कल, ठीक है। तो वही पास्कल यहाँ पर यूज़ किया गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम प्रेशर से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, देखना देखना देखना। हाँ है भाई, है। एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं प्रेशर से रिलेटेड। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। दे रखा है भाई 360 mm Hg जो है उसमें कितना ATM होगा। 360 mm Hg के अंदर कितना ATM होगा, तो सॉल्व करते हैं इसको। ओके, वैसे हम बात करें कि हम बोल सकते हैं कि 760 mm Hg जो है वो एक ATM के बराबर होता है। ओके, यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे हम, यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। ओके, तो मैंने ये बोला कि भाई 1 mm जो Hg होगा वो 1 में 760 ATM के बराबर होगा। ओके, तो क्वेश्चन में दे रखा है 360 mm Hg, तो मैंने बोला कि भाई 360 mm Hg जो होगा ये ज़ीरो है भाई। ओके, mm Hg जो होगा बराबर 1 में 760 इंटू 380 ATM के बराबर होगा। इससे ये गया तो 2 टाइम्स गया, यानी कि 1/2 ATM के बराबर होगा, ठीक है। ओके, समझ गए। अब नेक्स्ट बार लेते हैं। तो बार को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1 बार बराबर 1 ATM रख सकते हैं हम। ओके, तो अगर 360 mm Hg के अंदर हाफ ATM आया तो हाफ ही क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। ओके, अब तीसरा जो है क्वेश्चन वो सॉल्व करते हैं कि भाई 380 mm Hg के अंदर कितने सेंटीमीटर Hg होंगे। तो मैंने बोला था mm की जगह 1/10 सेंटीमीटर रख दो, जो मैंने आपको पहले समझाया था। तो 1/10 सेंटीमीटर रख दिया, Hg की जगह Hg रख देंगे, तो इससे गया ये, यानी कि 38 सेंटीमीटर Hg आ गया, ठीक है। तो तीसरी का आंसर हो जाएगा 38
सेंटीमीटर एच जी। ठीक है, फिर मैंने बोला भाई कि चौथा करते हैं, एक एटीएम बराबर 760 टॉर होता है और एक एटीएम बराबर 760 एच जी होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 760 एच जी जो है वो बराबर है 760 टॉर के। तो मैं बोल सकता हूँ कि 380 एच जी जो है वो 380 टॉर के भी बराबर होगा। ठीक है, समझ गए? ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ये क्या है? ओके, ये बाद में करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। और अब ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ समझेंगे, फिर अपन और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल होता है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 4.184 को अप्रॉक्सीमेटली हम 4.2 जूल भी लिख देते हैं। ओके, 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। ओके, 1 लीटर एटीएम 101.3 जूल होता है, जिसको हम नियरली 101 जूल भी लिख सकते हैं। 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है, ये भी याद रख लीजिए। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी होगी। ठीक है, और आपको पता है भाई कि 1 कैलोरी के अंदर 4.184 या फिर 4.2 जूल होता है। तो 1000 इंटू 4.184 करेंगे तो आंसर आएगा 4184। अगर हम 4.2 यूज़ करेंगे तो 1000 इंटू 4.2 4200 जूल आ जाएगा। ओके, फिर हम बात करें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। 1 फैराडे बराबर 96500 कूलाम होता है। 1 ईएसयू मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर 3.3 इंटू 10 टू द पावर 10 10 टू द पावर 10 10 टू द पावर -10 है, सॉरी ये 10 टू द पावर -10 है कूलाम होते हैं। ओके, ये 10 टू द पावर -10 होगा भाई। ओके, 10 टू द पावर -10 होगा ये। ओके, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलाम होता है। चलो इनको मैं एक और स्लाइड के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, मैंने क्या बोला कि 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम 4.184 की जगह हम 4.2 जूल भी यूज़ कर लेंगे। ओके, 1 लीटर एटीएम जो है बराबर 101 जूल डायरेक्टली यूज़ कर लीजिएगा। एनर्जी जो होती है उसकी यूनिट जूल होती है और जूल को हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1 किलो कैलोरी के की जगह हम रखेंगे 10 टू द पावर 3 कैलोरी होगी, और कैलोरी की जगह अगर हम 4.184 कर देते हैं तो 4184 जूल आ जाएगा। अगर 4.2 कर देते कैलोरी की जगह तो 4200 जूल आ जाता। ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस और बचे हैं।
इनको सॉल्व करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन बोलता है 3 लीटर एटीएम के अंदर कितने जूल होते हैं भाई? बताओ भाई। पहला कि 1 लीटर एटीएम के अंदर 101 जूल होते हैं, तो 3 लीटर एटीएम के अंदर कितने होंगे? 3 इंटू 101 बराबर 303 जूल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 500 न्यूटन मीटर, मैंने बोला था 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है, तो 500 न्यूटन मीटर बराबर 500 जूल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3 फैराडे, मैंने बोला था 1 फैराडे बराबर 96500 कूलाम्ब होता है। ओके, तो 3 फैराडे बराबर 3 इंटू 96500 कूलाम्ब होगा। सॉल्व करूँ क्या? 0 0 5 3 15, 1 की कैरी 6 3 18 और 1 19, 1 की कैरी 28, तो आ जाएगा ये 28,9500। इसको मिटा दीजिए भाई, ये आ जाएगा कूलाम में। ठीक है, ओके, तो यहीं पर हम इस क्लास को एंड करते हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अगर मैंने इस लेक्चर के दौरान कोई मिस्टेक की है, कैलकुलेशन एरर या फिर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एरर, तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।